हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार सिंह एंड आई लाइक टू वेलकम एवरीवन टू फर्स्ट डीमैट लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज इस सेशन में हम अपना डिस्कशन जो हमने सेशन वन में स्टार्ट किया था अबाउट स्टॉक मार्केट, उसी चीज को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि पहले सेशन में मैंने आपको बेसिक्स बताए थे, कैपिटल के बारे में, इक्विटी के बारे में, डेट के बारे में, डेट और इक्विटी में अंतर क्या होता है, कोई कंपनी डेट में कब पैसे रेज करती है, कब इक्विटी में रेज करती है, हमने इसके बारे में बात किया था। इक्विटी में हमने बात की थी अबाउट आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हमने प्राइवेट प्लेसमेंट की बात की थी। हमने ये बात की थी कि एक बार अगर किसी कंपनी का आईपीओ हो गया, देन दे हैव टू पुट देमसेल्फ ऑन द स्टॉक मार्केट। इसका ये मतलब एक बार किसी कंपनी का आईपीओ हो गया तो तब उसको अपने आप को स्टॉक मार्केट में रजिस्टर करवाने पड़ते हैं। तो जब हम स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, मैं मेनली मैं क्या चीज की बात कर रहा हूँ, मैं स्टॉक एक्सचेंजेस की बात कर रहा हूँ। तो सर जब मैं स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ, सर मैम जब मैं स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं दो एक्सचेंजेस की बात कर रहा हूँ। एक है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा कौन सा है दूसरा दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो जब हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे शेयर्स जो है ना ट्रेड हो रहे हैं। ये बहुत सारे शेयर्स कौन से शेयर है सर? ये वो उस कंपनी के शेयर्स है जिन्होंने अपना पब्लिक इशू किया है, जिन कंपनी ने भी अपना आईपीओ किया है, एक बार उनका आईपीओ हो गया है, एक बार वो स्टॉक मार्केट में रजिस्टर हो गए हैं, तो अब उनके ऊपर ट्रेडिंग हो रही है। ट्रेडिंग होने के कारण क्या होता है, अगर डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाएगा तो प्राइस बढ़ जाएगा, वही अगर सप्लाई डिमांड से ज्यादा हो जाएगा तो प्राइस गिर जाएगा। तो रोज दिन मार्केट में यही होता है, डिमांड सप्लाई का खेल होते रहता है ना। अगर अब मैं यहाँ पे आपको लेके जाऊं, अगर मान लो मैं अगर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट में जाता हूँ, तो लगभग आज आप देख सकते हो कि लगभग आज एनएससी के ऊपर कितनी सारी स्टॉक्स ट्रेड हो रही है। आज आप देख सकते हो स्टॉक्स लगभग 2700 कंपनियां ट्रेड हो रही है, जिसमें से 1400 कंपनियां आज चढ़ी हैं और 1205 कंपनियां आज गिरी हुई हैं। तो जो भी कंपनियां चढ़ता है उसको ऑप्टिमिज्म, या उसको हम लोग हरा कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी कोई स्टॉक गिरता है उसको पेसिमिज्म या लाल कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो आपको एलटीपी दिख रहा है, एलटीपी का मतलब है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, मतलब जो क्लोज होने से पहले वो कौन से प्राइस पे ट्रेड हो रहा था। और यहाँ परसेंटेज चेंज का मतलब हुआ कि कितना चेंज हुआ है पिछले दिन के मुकाबले, इसका प्राइस कितना चेंज हुआ है ना। तो अगर आप एचडीएफसी लाइफ का देखेंगे तो लगभग 2% उसका शेयर प्राइस गिरा है। समझ में आया है ना। सिप्ला का अगर आप देखेंगे तो लगभग 1.68% गिरा है। तो चाहे मार्केट चढ़े या गिरे, आप दोनों कंडीशन से आप इनसे पैसे कमा सकते हो करके, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा आपको ट्रेडिंग के बारे में बताऊं, कि मान लीजिए कि जैसे कोल इंडिया की बात कर रहा हूँ कि आज कोल इंडिया आपको आज चढ़ा है, कोल इंडिया, है ना। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे कोल इंडिया सर्च करता हूँ, यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं मेरे को, बीएससी और एनएससी। आप हमेशा एनएससी को क्लिक करेंगे। तो अगर मैंने कोल इंडिया का सर्च किया तो काइंड ऑफ ऐसा उसको चार्ट बन रहा है। इस चार्ट के बारे में आगे मैं आपको आगे और विस्तृत जानकारी दूंगा इनके बारे में, अभी आप इसके बारे में ज्यादा चिंता मत कीजिए। तो आप मुझे मान लीजिए मुझे कोल इंडिया बाई करना है, तो मान लीजिए मैं सब बाई पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए मेरे पास दो ऑप्शन आ रहा है, एक आ रहा है ट्रेड का और एक आ रहा है इन्वेस्ट का। हाँ, दो ऑप्शन आ रहे हैं। मान लीजिए मैं इन्वेस्ट पे क्लिक करता हूँ, तो एक शेयर अगर मुझे खरीदना है तो कोल इंडिया कितने में ट्रेड हो रहा है, 456.35 रुपीज। ये बाइंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। तो इसको बिट कोड भी बोलते हैं, बाइंग प्राइस को बिट कोड भी बोलते हैं, सेलिंग प्राइस को आस्क कोड भी बोलते हैं, है ना। तो ये आपको बेस्ट बिट कोड दिखा रहा है, मतलब जो लोग भी कोल इंडिया को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए वो कोटेशन डाल रहे हैं। तो हर आदमी जो खरीदना चाहता है वो सबसे कम दाम में खरीदना चाहता है, उनमें से जो सबसे ज्यादा डाल रहा है वो हो जाएगा आपका बेस्ट बिट कोड, है ना। वैसे ही हर आदमी जो बेचना चाहता है वो हमेशा सबसे ज्यादा दाम में बेचना चाहता है, उनमें से जो सबसे कम प्राइस होगा उसको बोलते हैं बेस्ट आस्क कोड, है ना। तो कभी भी आप जब ट्रेड होता रहेगा, आप किसी भी स्टॉक को अगर आप यहाँ पे एनएससी या अपने ब्रोकर के ऐप में जाके देखेंगे, तो आप उस पर देखोगे तो आपको एक ऑर्डर बुक दिखेगा, है ना। आपको एक ऑर्डर बुक दिखेगा, है ना। अभी क्योंकि मार्केट क्लोज हो गया है तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा। आप यहाँ पे आपको ये ऑर्डर बुक दिखेगा जहाँ पे आप बेस्ट 5 बिट कोड देख सकते हैं और बेस्ट 5 आस्क कोड देख सकते हैं। तो बिट कोड में से जो सबसे ज्यादा होगा वो बेस्ट बिट होगा, और आस्क कोड में जो सबसे कम होगा वो बेस्ट आस्क होगा। उन दोनों का एवरेज निकाल देंगे तो उसको आइडियल प्राइस बोलते हैं। उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा।
ट्रेडिंग के टाइम पे कभी भी आप इसको देख सकते हैं ऑर्डर बुक को, आपको ज्यादा समझ में आ जाए। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछिए मेरे से, मैं हूँ, मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ, अगर आपकी मन की बातें समझ रहा हूँ। अगर कुछ डाउट है तो कृपया करके या तो कमेंट ऑप्शन में लिख दो, है ना, या तो आप मेरे को मैसेज कर दो, है ना, दिमाग से मैसेज कर दो कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना। चलो जोक्स अपार्ट, तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ आपसे बात करूँ इन कंपनीज के बारे में, तो अगर मान लीजिए अगर मैं आपको कोल इंडिया सर्च किया यहाँ पे, है ना, और मान लीजिए अगर आपने ये डाला कि आपको इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करने का मतलब क्या हुआ सर, कैरी फॉरवर्ड करना। कैरी फॉरवर्ड का मतलब आप पूरा पैसे दे के ये शेयर खरीद रहे हैं, है ना, फिर ये आपका हो गया सर करके। हाँ, तो यहाँ पे मान लीजिए अगर मैंने एक शेयर डाला, तो कोल इंडिया 456.35 पे चल रहा है, तो मुझे 456.35 रुपीज देना पड़ेगा। मान लो मैंने 100 शेयर डाला, तो मुझे 100 शेयर के लिए सर मुझे इंटू 100 मतलब 45,635 रुपीज देने पड़ेंगे। क्लियर है? और मैं जैसे यहाँ पे बाई करूंगा, मैं बाई एग्जीक्यूट हो जाएगा, प्रोवाइडेड दैट मेरे अकाउंट में उतना पैसे होने चाहिए। क्योंकि मैं इस ऐप को ट्रेडिंग के लिए यूज नहीं करता, सिर्फ चार्ट के लिए यूज करता हूँ, तो डोंट गेट सरप्राइज्ड। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछिए आप लोग। ठीक है, तो एक हो गया सर, एक हो गया इन्वेस्ट। जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं सर, जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं वहां पे आपको पूरा पैसा देना पड़ता है। एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया, फिर आप चाहिए तो उसको 5 दिन रखिए, 10 दिन रखिए, 20 दिन रखिए, उसको जितना चाहिए उस शेयर को रखिए सर, है ना। जब भी आप ट्रेड लेते हो सर, तो ट्रेड लेते ही उस दिन आपको शाम को आपका ब्रोकर एक कंफर्मेशन भेज देता है कि ये ट्रेड आपका हुआ, है ना। उसके रिलेटेड आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट आ जाता है। कॉन्ट्रैक्ट नोट में प्रूफ होता है कि आपने इस टाइम पे इतने शेयर इस कंपनी के खरीदे हैं, जो जिसका खरीदने वाला दाम इतना था, है ना। तो वो सब प्रूफ है कि आपने ये शेयर खरीदा, एक पीडीएफ फाइल आ जाती है सर, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट नोट बोलते हैं। क्लियर है? तो आप अगर कोई शेयर को खरीदते हैं, तो अगर आपने डिलीवरी में खरीदा, डिलीवरी मतलब इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर, तो आप जितना दिन चाहे उतना दिन उसको रखिए सर। उसको इन्वेस्ट बोलते हैं, सीएनसी बोलते हैं, कुछ भी बोलिए, कैरी फॉरवर्ड बोलिए, कुछ भी बोलिए, है ना। दूसरा तरीका क्या होता है सर, आप इंट्राडे ट्रेडिंग कीजिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं सर, तो वहां पे आपको पूरे पैसे नहीं देने होते सर, है ना। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ 20% देने पड़ेगा, है ना। देखिए यहाँ पे जैसे कोल इंडिया का शेयर प्राइस है 456.35, तो मैं यही चीज को डिवाइड बाई 5, यही चीज को मैं 91 रुपीज और 407 पैसा दे के मैं एक शेयर ले सकता हूँ। तो अगर मान लीजिए मुझे 1000 शेयर खरीदना है इंट्राडे में कोल इंडिया का, तो मेरे को 91,290 रुपीज लगेगा। समझ में आ रहा है ना आपको? तो लगभग 5 गुना लेवरेज मिलता है जब भी हम लोग इंट्राडे में ट्रेड करते हैं। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि इंट्राडे क्या होता है, डिलीवरी क्या होता है, इन्वेस्टिंग क्या होता है, तो रुकिए मैं आपको बताता हूँ, है ना। लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया है आपको चीजें समझ में आ रही, राइट? उससे तो कोई रिलेटेड कोई डाउट नहीं है आपको? क्लियर है? थोड़ा वीडियो बंद करता हूँ, मुझे लिखना है करके। हाँ, तो यहाँ पे अगर देखिए आप बात समझिए, जब भी आप स्टॉक मार्केट में पोजीशन बनाते हैं, जब भी आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड लेते हैं, जब भी आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड लोगे इक्विटी में, है ना, तो आपके पास दो वो होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। या तो आप इंट्राडे में ट्रेड लीजिए, या तो आप इंट्राडे में ट्रेड लीजिए। जब भी आप स्टॉक मार्केट में इंट्राडे को ही कहीं पे एंजल वन में इंट्राडे लिखा रहता है, कहीं पे यही चीज को यहाँ पे ट्रेडिंग लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। कहीं पे ट्रेडिंग लिखा रहता है, कहीं पे इंट्राडे लिखा रहता है। जब भी अगर इंट्राडे में ट्रेड लेंगे, तो आपको 5x लेवरेज मिलता है। 5x लेवरेज, लेवरेज का मतलब हुआ कि आपको एडवांटेज मिलता है ना। आपसे 20% पैसा दे के उसके ऊपर पोजीशन बना सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग काइंड ऑफ आप समझ लीजिए कि काइंड ऑफ क्या बोलूँ मैं, कि जैसे मान लीजिए आपको कार चाहिए, किराए पे कार लेके पूरा बनारस घूम के आ गया अभी, है ना, तो वो इंट्राडे हो गया। इंट्राडे मतलब कुछ समय के लिए वो चीज आपको मिल गई करके। तो आप इंट्राडे में क्या कर सकते हैं सर, आपको सिर्फ 20% देना है। तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं सर, बाई अभी मतलब अभी बाई नाउ, है ना, सेल बिफोर 3:15, है ना, 3:15 से पहले उसको बेच के आप निकल जाना का क्या वो चीज कर सकते हैं सर। या दूसरा चीज क्या कर सकते हैं सर, आप अभी बेच दो जो स्टॉक्स गिर रहे हैं ना, जो स्टॉक आपको दिख रहा है, जैसे एचडीएफसी लाइफ है जो गिर रहा है, तो सेल नाउ बाई बिफोर 3:15, है ना, 3:15 से पहले आप उसको बाई कर लेना, है ना। इस चीज को बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग।
ये याद रखना, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली जो स्टॉक आपको दिख रहा है जो गिर रहा है, तो उसको आप क्या कह सकते हैं सर, अभी उसको बेच दीजिए, उसको बाद में खरीद लीजिएगा 3:15 से पहले। 3:15 क्यों बोल रहा हूँ सर, जबकि मार्केट तो हमारा 3:30 बजे तक चलता है ना, हमारा मार्केट जो है सुबह 9 बजे से लेकर 3:30 दोपहर तक चलता है ना। तो सुबह 9 बजे से ना, सुबह 9 बजे से 9:15 जो होता है उसको प्री मार्केट आवर बोलते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर 9:15 जो होता है उसको प्री मार्केट आवर बोलते हैं। प्री मार्केट आवर में आप कोई ट्रेड नहीं ले सकते, आप बस जो ट्रेड लिया जा रहा है ना, वो जो ऑर्डर प्लेस हो रहा है उसको आप बस देख सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर 9:07 तक आप अपना ऑर्डर डाल सकते हैं, उसको ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। फिर 9:07 से 9:08 1 मिनट मार्केट में कुछ नहीं होता। फिर 9:08 से क्या होता है, अभी तक जो 7 मिनट में आपने जो भी ऑर्डर प्लेस किया था उसका एवरेज हो जाता है। फिर आप चाहे तो अपना ऑर्डर चेंज कर दीजिए, और 9:15 के बाद रियल ट्रेड शुरू होता है। तो 9:15 के बाद रियल ट्रेड शुरू होता है, 9:15 के बाद रियल ट्रेड आपका शुरू हो जाएगा। और वो 9:15 से लेकर आप ट्रेडिंग 3:30 तक कर सकते हैं, है ना। लेकिन क्या होता है सर, जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, है ना, डोंट माइंड यहाँ पे मैं सर वर्ड यूज कर रहा हूँ, तो ऐसा मत सोचना मेरे बहने कृपया का कैसा ना सोचे कि सर बार बार सर क्यों बोल रहे हैं। तो इस सर बस बस मुंह से निकल जा रहा है ना। तो आप भाई और बहनों, आप मतलब यू कैन अंडरस्टैंड कि कि अगर आप इंट्राडे में ट्रेड ले रहे हैं तो क्या होता है, 3:15 होते होते आपको उससे बाहर निकल जाना है। क्योंकि अगर आप नहीं निकलेंगे तो आपका ब्रोकर आपको ऑटोमेटिकली निकाल देगा करके, है ना। तो इंट्राडे में सर हमारे पास एक ऑप्शन होता है, कि एक ऑप्शन मतलब वो वाला ऑप्शन नहीं, डेरिवेटिव फ्यूचर ऑप्शन वाला ऑप्शन नहीं, मतलब आपके पास एक प्रावधान होता है या आपके पास एक फैसिलिटी होता है जहाँ पे आप पहले बेच के बाद में खरीद सकते हैं। उस चीज को सर शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आप तब कर सकते हैं जब आप इंट्राडे में ट्रेड ले रहे हैं, है ना। क्लियर है आप लोग को। एक दूसरा तरीका क्या होता है मार्केट में ट्रेड लेने का, उसको बोलते हैं डिलीवरी। उसको बोलते हैं डिलीवरी। डिलीवरी में आप पूरा पैसा देते हैं, डिलीवरी में आपको कोई भी लेवरेज नहीं मिलता, है ना। डिलीवरी का मतलब ही होता है कि आप पूरा पैसा दे के ट्रेड ले रहे हैं, है ना। डिलीवरी का मतलब ही ये होगा कि आप पूरे पैसे दे के ट्रेड ले रहे हैं। तो अगर मैं डिलीवरी की बात करूँ तो वहां पे आपको 1x लेवरेज मिलता है। 1x लेवरेज का मतलब पूरे पैसे देने का। क्लियर है ना। और जब भी आप डिलीवरी पे ट्रेड लोगे, एट द एंड ऑफ द डे आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट मिल जाता है। कहाँ से कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलता है सर, आपको आपके डिपॉजिटरी से, CDSL या NSDL जो है वो आपको एक मेल कर देते हैं, जहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है। कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है, वो प्रूफ है कि आपने वो चीज को खरीदा है। कल को कंपनी अगर डिविडेंड देगी या बोनस इशू करेगी, स्टॉक स्प्लिट करेगी, राइट इशू करेगी, कुछ भी करेगी, उसमें हर चीज में आपको बेनिफिट मिलेगा। तो बेसिकली हमारे कंट्री में दो डिपॉजिटरीज है, एक है आपका NSDL और दूसरा है CDSL। NSDL का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, और CDSL का फुल फॉर्म है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। तो हम जब स्टॉक मार्केट में ट्रेड लेते हैं, हम ट्रेड लेने के लिए हम डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं। तो डीमेट अकाउंट क्या होता है सर, डीमेट का मतलब होता है डीमटेरियलाइजेशन, है ना। उसका ये मतलब हुआ कि पेपरलेस ट्रेडिंग, है ना। जब से सेबी पिक्चर में आई आफ्टर 1992, सेबी वांटेड कि सेबी ये चाहती थी कि अब जो मार्केट में ट्रेड हो, या भारतीय सरकार ये चाहती थी कि अब जब मार्केट में ट्रेड हो सब पेपरलेस ट्रेड। तो उस पेपरलेस ट्रेड को प्रमोट करने के लिए सबसे पहले भारतीय सरकार एक कॉन्सेप्ट लेके आई जिसको बोलते हैं डीमेट कॉन्सेप्ट, मतलब डीमटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, जहाँ पे दो बॉडी बनाई गई, NSDL और CDSL। इनका काम ही ये था कि वो एज ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, जहाँ पे फ्यूचर में जो लोग भी, है ना, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रेड लेंगे उसका ट्रेड स्टोर हो सके करके। तो ये जो आपके डिपॉजिटरीज है इनको डिपॉजिटरीज बोलते हैं। NSDL और CDSL के ऊपर बहुत सारे लोग रजिस्टर्ड होते हैं, बहुत सी कंपनियां, जिनको हम लोग DP बोलते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। जैसे आपका अपस्टॉक हो गया, जीरोदा हो गया, एंजल वन हो गया, ये सब आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है। ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या काम करते हैं सर, आपका KYC फिल करके आपका डीमेट अकाउंट खुलवा देते हैं, ताकि आप इन डिपॉजिटरी से कनेक्ट हो जाए। तो डिपॉजिटरी से कनेक्ट होने का मतलब क्या हुआ सर, आप जो शेयर खरीदेंगे बेचेंगे, स्टोर तो डिपॉजिटरीज ही करेंगे। अब आप बोलोगे सर शेयर तो मैंने खरीदा ही नहीं अभी तक,
हाँ तो आप खरीदोगे शेयर, तभी तो आपने डीमेट अकाउंट खुलवाया, राइट। डीमेट अकाउंट क्यों खुलवाया आपने? आपको शेयर में ट्रेड करना है, तो शेयर में ट्रेड करना है, आपको डीमेट अकाउंट खुलवाया। ट्रेड करने के लिए आपको किससे कनेक्ट होना पड़ेगा सर? ट्रेड करने के लिए आपको कनेक्ट होना पड़ेगा ब्रोकर से, है ना। ट्रेड करने के लिए आपको कनेक्ट होना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज से। तो हमारी कंट्री में दो स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे आप उनके ऊपर सुबह 9:15 के बाद और 3:30 तक आप उनके ऊपर ट्रेड ले सकते हैं। क्लियर है आप लोग, है ना। अगर आप ट्रेड लेंगे तो आपके अकाउंट में उतने पैसे होने चाहिए ट्रेड लेने के लिए। तो सबसे पहले आपको ऐड मनी करके अपना डीमेट अकाउंट का जो भी ब्रोकर का आपका ऐप है, आपको फंड ऐड करना पड़ेगा। जो भी आप फंड ऐड करेंगे वो आपका मार्जिन अमाउंट हो जाएगा, और फिर उस मार्जिन अमाउंट को यूज करके आप ट्रेड लेंगे। जब आप ट्रेड लेंगे सर, तो दो टाइप का आप ट्रेड ले सकते हो। वेन एवर यू टेक इन ट्रेड, आइदर यू विल ट्रेड इन डिलीवरी, है ना, आइदर यू विल ट्रेड इन डिलीवरी और यू विल ट्रेड इन either you'll trade in delivery or you'll trade in intraday। क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? जब भी आप डिलीवरी में ट्रेड लेंगे सर, आप पूरा पैसा दे के ट्रेड लेंगे करके, है ना। वहां पे आपका जैसे ही आप ट्रेड लोगे, आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट मिल जाएगा आपके ब्रोकर से, एज एन कंफर्मेशन कि आपने ये शेयर खरीदा इतने दाम पे, है ना। आशा करता हूँ अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया आपको समझ में आ गया होगा करके, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, अगर किसी भी कंपनी की बात करते हैं, किसी भी कंपनी की बात करते हैं, अगर मान लो कोई भी कंपनी ले लो, मान लो मैंने कोल इंडिया ही लिया, तो कोल इंडिया का सर अभी दाम चल रहा है 455 रुपीज एंड 50 पैसा, ये कोल इंडिया का दाम चल रहा है सर। ये आप देखिए कितने पे ओपन हुआ, आज सुबह कितने पे खुला था ये, कितना हाई बनाया आज, पूरे दिन भर में कितना ऊपर तक गया और कितना नीचे गया, लो हो गया। क्लोज मतलब कितने पे क्लोज हुआ, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे एक वर्ड लिखा है वैप, है ना। वैप के बारे में आपको बताऊंगा, आगे बताऊंगा। फिर आप देखिए यहाँ पे लिखा है ट्रेडेड वॉल्यूम। ट्रेडेड वॉल्यूम मतलब कितने शेयर्स खरीदे और बेचे गए, है ना। ट्रेडेड वैल्यू, वैल्यू कैसे आया सर? वो वैल्यू कैसे आया सर? वैल्यू लाने के लिए हमने क्या किया, हमने उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाला। मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकाला सर? हमने कैसे निकाला इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन? तो अगर आपको नहीं पता मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में, तो कैपिटलाइजेशन मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला होता है सर। मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला इज मार्केट प्राइस पर शेयर, है ना। मार्केट कैपिटलाइजेशन किसी भी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाल सकते हैं, मतलब उसका मार्केट में प्राइस कितना है एक शेयर का, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, इंटू कितने शेयर्स है मार्केट में, उससे अगर आप इंटू कर देंगे तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल जाएगा। मान लीजिए कोल इंडिया की बात करता हूँ, तो उसका एक शेयर का दाम है 455.50, ये इसका एक शेयर का दाम। नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग, कितने शेयर्स है मार्केट में, तो लगभग 158.25, है ना। अभी अभी इतने शेयर की वॉल्यूम ट्रेडिंग हुई है करके, तो मान लेते हो इतने शेयर है मार्केट में, तो 158। बहुत बार बहुत से शेयर ट्रेडिंग ही नहीं होती है ना। मान लो मैंने ही नहीं किया आज, कोल इंडिया के मेरे पास शेयर पड़ा हुआ है ना, मैंने नहीं किया ट्रेड आज कोल इंडिया का। मुझे मुझे कोई इंट्राडे में कुछ ना तो खरीदना है ना बेचना है, जो है मैं खुश हूँ, उसको मैं होल्ड करके रखता हूँ लंबे समय के लिए, है ना। तो अगर आप नंबर ऑफ शेयर्स ले लेंगे, है ना, उसको अगर आप उसके मार्केट प्राइस से इंटू कर देंगे, तो आपको उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल जाएगा। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से आप किसी भी कंपनी को तीन भाग में डिवाइड कर सकते हैं। कोई भी कंपनी कैन बी लार्ज कैप स्टॉक, कंपनी कैन बी लार्ज कैप स्टॉक, कंपनी कैन बी मिड कैप स्टॉक्स, कंपनी कैन बी लार्ज स्टॉक कैप स्टॉक, कंपनी कैन बी मिड कैप स्टॉक, और कंपनी कैन बी स्मॉल कैप स्टॉक्स, है ना। तो लार्ज कैप स्टॉक्स क्या होते हैं, कोई बताएगा मुझे? लार्ज कैप स्टॉक मतलब ऐसी कंपनियां जिनकी मार्केट वैल्यू 20,000 करोड़ से ज्यादा है, ऐसी कंपनियां जिनका मार्केट वैल्यू 20,000 करोड़ से ज्यादा है, 20,000 करोड़ से ज्यादा है, जैसी कंपनियां जिनकी मार्केट वैल्यू 20,000 करोड़ से ज्यादा है, तो वो हो गई आपकी लार्ज कैप स्टॉक। अगर किसी कभी कंपनी का मार्केट वैल्यू 5,000 करोड़ से ज्यादा है और 20,000 करोड़ से कम है ना, और 20,000 करोड़ से कम है, तो वो हो गई मिड कैप कंपनी। कोई भी कंपनी जिसका मार्केट वैल्यू, कोई भी कंपनी जिसका मार्केट वैल्यू
5,000 करोड़ से कम है, तो वो हो गया आपका स्मॉल कैप स्टॉक, है ना। तो अगर आप एनएससी के वेबसाइट में देखेंगे, अगर आप एनएससी के वेबसाइट में देखते हैं, तो अगर आप यहाँ पे इंडाइसेस के अंदर जाएंगे, मार्केट डेटा के अंदर इंडाइसेस, आप अगर इंडाइसेस के अंदर जाते हैं तो आपको दिख रहा होगा निफ्टी 50। निफ्टी 50 क्या है? बेस्ट 50 कंपनियों का समूह है ना। ये सबसे फेमस है, निफ्टी 50 सबसे फेमस है, कि बेसिकली जब आप मार्केट की बात करते हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि आप ऐसा इन्वेस्टमेंट करेंगे या आप ऐसा स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि आप बेस्ट रिटर्न लेके आएंगे मार्केट में इंडिया में, तो आपको किसको देखना पड़ेगा सर? आपको देखना पड़ेगा निफ्टी को। निफ्टी कितना रिटर्न दे रहा है, अगर आप निफ्टी से ज्यादा रिटर्न लेके आ जाएंगे तो लोग आपकी तारीफ करेंगे। तो ये जो निफ्टी 50 है सर, जो निफ्टी की बात कर रहा हूँ या निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ सर, ये क्या है? बेस्ट 50 कंपनियों का समूह है। या देखिए, कोल इंडिया, बीपीसीएल, आईटीसी, हिंडाल्को, बेल, अदानी इंटरप्राइजेस, है ना, आइशर मोटर, टाटा कंज्यूमर, टेक महिंद्रा, टाटा मोटर्स। तो ये कौन लोग हैं सर? ये अपने अपने सेक्टर्स की बेस्ट कंपनियां हैं सर। हमने क्या किया, बेस्ट 50 कंपनियां लेके आए और उनका मूवमेंट एक साथ चेक करके हम ओवरऑल इंडियन मार्केट सेंटीमेंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी चीज को हम लोग निफ्टी 50 बोलते हैं। क्लियर है? तो ये जो निफ्टी 50 वाले स्टॉक्स है, इनको हम लोग ब्लू चिप स्टॉक भी बोलते हैं। मतलब बहुत बड़ी बड़ी ये कंपनियां हैं, है ना। आप इनके बारे में ज्यादा जानना चाहते हो तो आप इनका डेटा डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। एक बार डेटा डाउनलोड हो गया, यू कैन ओपन एंड यू कैन चेक दी स्टॉक्स कि किसका वैल्यू ज्यादा कम है, किसका वैल्यू ज्यादा है, किसके वैल्यू के किसके चेंजेस आने का, कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिनमें मूवमेंट आने का आपका ओवरऑल मार्केट पर असर पड़ता है। बहुत सारी चीजें आप रिसर्च करेंगे तो आपको मजा आएगा इसके बारे में, है ना। डाउनलोड सीएसवी करो, जो डेटा डाउनलोड होता है उस पर रिसर्च करो, है ना। अगर कुछ नया चीज मिलने को मिलता है, सुनने को कुछ कुछ ऐसा चीज लगता है जो आप मेरे से कुछ साथ शेयर कर सकते हैं, तो आप मेरे को बताइए करके। क्लियर है? आप लोग समझ में आ रहा है आपको, है ना। तो यहाँ पे 52 वीक हाई और लो भी दिख रहा होगा। पिछले 52 हफ्ते में मतलब इसका कितना हाई बना था, कितना लो बना था, सब चीज बता रहे हैं, है ना। एलटीपी तो आपको पता ही है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, है ना। ओपन हाई लो क्लोज, ये सब वर्ड का मीनिंग आपको पता ही है करके। क्लियर है? तो बेसिकली अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूं, तो निफ्टी 50 क्या है, जिसको हम लोग मार्केट भी बोलते हैं, ये बेस्ट 50 कंपनी है। और ये बेस्ट 50 कंपनियां बदलते रहती है। कभी एचडीएफसी नंबर 1 पे था, अभी कोल इंडिया नंबर 1 पे, है ना। तो रोज दिन ये मार्केट वैल्यू के हिसाब से कंपनी का पोजीशन बदल सकता है करके, है ना। डोंट गेट सरप्राइज अगर कल को आप, है ना, अदानी इंटरप्राइज को नंबर 1 कंपनी देखते हो, या कल को गलती से आपको इन्फोसिस नंबर 1 कंपनी दिख गया, या एसबीआई नंबर 1 कंपनी दिख गया, आपको सरप्राइज नहीं होना है, क्योंकि ट्रेडिंग में ऐसा ही होता है। कभी कोई स्टॉक ऊपर जाता है, कभी कोई स्टॉक नीचे जाता है। तो ना तो आपको ज्यादा खुश होना है कोई मूवमेंट देख के, ना ही आपको दुखी होना है करके, है ना। रिस्क मैनेजमेंट, है ना, फीलिंग मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग इन द मार्केट। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो ये जो निफ्टी 50 है, ये बेस्ट 50 कंपनियों का समूह है। फिर आपका निफ्टी नेक्स्ट फिफ्टी क्या है? वही जो 1 से 50 कंपनियां हो गई आपकी निफ्टी 50। फिर 51 से लेकर जो 100 वाली कंपनियां होगी वो आपकी हो जाएगी निफ्टी नेक्स्ट 50। तो शुरू के 100 कंपनियां अगर आप ले लो तो उसको लार्ज कैप बोलते हैं, है ना। फिर अगर आप निफ्टी 500 देखते हो, तो उस 500 में से जो सबसे बड़ी बड़ी 100 कंपनियां होगी, है ना, वो आ जाएगी आपकी लार्ज कैप। और फिर उसके बाद वाली आपकी आ जाएगी मिड कैप। और वैसे निफ्टी 500 की नीचे जितनी स्टॉक्स होगी वो आ जाएगी आपके स्मॉल कैप के अंदर। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? बताइए। लेट मी हैव वाटर। 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं तो पानी पीता हूँ मैं। है ना। तो आप अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करेंगे, तो आप किसी भी स्टॉक को 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। या तो लार्ज कैप हो सकता है, या मिड कैप हो सकता है, या स्मॉल कैप हो सकता है। फिर से मैं उसको रिवाइज कर दूं, अगर मैंने कुछ गलतियां की बोलने में तो आप प्लीज मुझे माफ कर देना मेरी गलतियों को।
है ना। तो आप निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा निफ्टी 100। निफ्टी 100 होता है लार्ज कैप स्टॉक्स, है ना। फिर निफ्टी 500 जो देख रहे हैं, उसमें जो बेस्ट 100 कंपनियां होगी आपकी लार्ज कैप होगी। बाकी बचे जो 400 कंपनियां हैं वो आपकी मिड कैप हो जाएगी। फिर निफ्टी 500 के नीचे जो भी आपको स्टॉक दिख रहा है वो सब आपके स्मॉल कैप होंगे। तो कोई भी कंपनी को आप उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं, या इसी कंपनी का आप चाहो तो आप इनका बिजनेस मॉडल के हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कोई कंपनी कैन बिलोंग टू बैंकिंग सेक्टर, या ऑटोमोबाइल सेक्टर, या फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, या मीडिया सेक्टर, या रियलिटी सेक्टर, या फार्मा सेक्टर, है ना। तो बहुत मेटल सेक्टर, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं। तो अब हमको नहीं पता, इट माइट हैपन दैट कोई कंपनी कैन बिलोंग टू मेटल सेक्टर, या फार्मा सेक्टर, या माइनिंग सेक्टर, है ना। जब भी रोज दिन आप जब मार्केट को ट्रैक करते हैं, अब देखना कौन सा सेक्टर आज अच्छा कर रहा है। आज बैंकिंग सेक्टर अच्छा किया, फाइनेंशियल सेक्टर अच्छा किया, है ना। एफएमसीजी सेक्टर अच्छा किया, कल एफएमसीजी खूब गिरा था, है ना। फिर आपका मेटल अच्छा किया, मीडिया अच्छा किया, आईटी अच्छा किया, है ना। फार्मा आज गिरा है करके, समझ में आ रहा है ना आपको। बाकी मोर ऑफ द सब सेक्टर चढ़े हैं। ऑयल एंड गैस चढ़ा है, कंज्यूमर ड्यूरेबल चढ़ा है, हेल्थ केयर चढ़ा है, रियलिटी चढ़ा है, हर सेक्टर चढ़ा है देखिए। तो मान लो अगर मैं मेटल पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे आज आज का दिन, जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 10 अप्रैल को, आज मेटल्स बहुत चढ़े हैं, स्पेशली वेदांता, या हिंदुस्तान कॉपर, या हिंडाल्को, सब चढ़े हैं। तो आप देखिए यहाँ पे आपको मेटल में गिरता हुआ कोई है क्या? मेटल में है कुछ गिरते स्टॉक, जैसे हिंद कॉपर कल बहुत चढ़ा था, इसके ऊपर एफएनओ सेगमेंट में सेबी ने इसको बैन कर दिया, तो मे बी दैट वुड बी रीजन। टाटा स्टील भी आज गिरा है, जिंदल स्टील गिरा है, नेशनल एलएम गिरा है, जबकि आपका हिंडाल्को, या अदानी, या जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंदुस्तान कॉपर, ये सब चढ़े हैं करके। समझ में आ रहा है ना आपको, क्लियर हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो कंपनियां जो मार्केट में ट्रेड हो रही है, आप उनको अलग अलग ग्रुप में बांट सकते हैं। दे मे बिलोंग टू आईटी सेक्टर, या फार्मा सेक्टर, या माइनिंग सेक्टर, है ना, या सीमेंट सेक्टर, या मीडिया सेक्टर, या बैंकिंग सेक्टर। कोई भी सेक्टर को बिलोंग कर सकता है करके। कोई भी कंपनी होती है जो मार्केट में ट्रेड होती है, आप उनको या तो उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से डिवाइड कर दीजिए, या कौन से सेक्टर या कौन से बिजनेस मॉडल में कौन से सेक्टर में वो काम करते हैं उसके हिसाब से आप उनको डिवाइड कर सकते हैं। समझ में आता है? तो सुबह सुबह जब मार्केट खुलता है, तो आपको देखना है मार्केट जब भी बोलो निफ्टी, है ना। निफ्टी 50 क्यों बोलते हैं? क्योंकि 50 कंपनियों का समूह है निफ्टी 50, है ना। 50 बेस्ट कंपनियों का समूह है, उसको ट्रैक करते हैं हम लोग, है ना। ये सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स है, ये ट्रेड नहीं होता सर, है ना। अगर आप चाहोगे कि आप ट्रेड ले लो निफ्टी के ऊपर, है ना, निफ्टी को ट्रेड नहीं कर सकते। निफ्टी को ट्रेड करना है, उसका फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं आप। निफ्टी अगर मैं बाई करने जाऊँ, तो यहाँ पे बोलेगा कि भैया ये चीज तो ट्रेडिंग होता है, तो बाई कहाँ से कर लोगे? है ना। आप निफ्टी का फ्यूचर खरीद सकते हो, निफ्टी नहीं खरीद सकते। निफ्टी के ऊपर ऑप्शन खरीद सकते हैं, निफ्टी नहीं खरीद सकते। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, है ना। तो ये जो बेस्ट 50 कंपनी है ना, ये जो आप बेस्ट 50 कंपनियां देख रहे हैं, ये बेस्ट 50 कंपनियां को हम मार्केट बोलते हैं, है ना। वो जो रिटर्न देंगे, हम एज्यूम करते हैं वो बेस्ट रिटर्न होगा मार्केट में। तो बाकी जितने भी पोर्टफोलियो मैनेजर है, वो इतनी मेहनत करते हैं ताकि वो हम निफ्टी या बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर सके करके। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो आप देख सकते हैं निफ्टी 50 के अंदर कौन कौन से स्टॉक है। कोल इंडिया है, बीपीसीएल है, आईटीसी है, कोटक बैंक है, हिंडाल्को है, भारती एयरटेल है, एसबीआई है, अदानी इंटरप्राइज है, एशियन पेंट है ना, ओएनजीसी है, ईशर मोटर है, जेएसडब्ल्यू स्टील है ना, पावर ग्रिड है। सब चढ़ रहा है, सब चढ़ा है स्टॉक। कुछ ही स्टॉक्स है जो गिरे हैं, जैसे कि आपका है इंडस इंडिया बैंक गिरा है, बैंकिंग सेक्टर गिरा है, बजाज फिनसर्व गिरा है, बजाज टाटा स्टील गिरा है, फिर आपका हीरो मोटर्स गिरा है, एल&टी, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई लाइफ, सब गिरा है ये सब स्टॉक, है ना। आपका मोर ऑफ लेस बहुत सारे स्टॉक फाइनेंशियल सर्विसेज भी गिरे हैं करके आप देख सकते हैं करके। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि जैसे निफ्टी, जो जब मार्केट की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे बेसिकली जब भी हम मार्केट की बात करते हैं, बेसिकली हम बात करते हैं, जब भी मार्केट की बात करते हैं, हम बात करते हैं निफ्टी, या हम बात करते हैं सेंसेक्स की, है ना। तो सेंसेक्स जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सबसे बड़ा क्या बोलते हैं, सबसे बड़े कंपनियों को लेके बनाया हुआ पोर्टफोलियो है ना। सेंसेक्स को हम लोग सेंसेक्स 30 बोलते हैं, या बीएससी 30 बोलते हैं, मतलब क्योंकि सेंसेक्स जो है ये
30 कंपनियों का समूह का बनाया हुआ पोर्टफोलियो है। क्योंकि निफ्टी को हम लोग निफ्टी 50 क्यों बोलते हैं, क्योंकि निफ्टी 50 के पोर्टफोलियो में 50 कंपनीज है। निफ्टी 50 जब देखते हैं तो निफ्टी 50 के पोर्टफोलियो में 50 कंपनियां हैं। सेंसेक्स देखते हैं तो सेंसेक्स के पोर्टफोलियो में 30 कंपनियां हैं, है ना। तो आप क्या कर रहे हैं, आप एक आप एज ए एक्सचेंज क्या कर रहे हैं, आप लोगों को प्रमोट कर रहे हैं ना, आप लोगों को प्रमोट कर रहे हो फॉर डाइवर्सिफिकेशन। आप लोगों को प्रमोट कर रहे हैं फॉर डाइवर्सिफिकेशन। आप लोगों को बोल रहे हैं डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, है ना। लोगों को ये बोला जा रहा है कि आप कृपया करके आप अपना सब पैसा एक जगह ना लगाएं, है ना। तो और तो एक जगह ना लगा के आप अपना इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर दीजिए, मतलब अलग अलग सेक्टर्स में पैसे लगाइए, ताकि आपका अनसिस्टमेटिक रिस्क कम हो सके। कभी भी आप कोई स्टॉक को खरीदते हैं तो रिस्क जो होता है सर, वो दो टाइप का रिस्क होता है। एक होता है सिस्टमेटिक रिस्क, एक होता है सिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क को हम लोग मार्केट रिस्क भी बोलते हैं। एक होता है सिस्टमेटिक रिस्क और जिसको मार्केट रिस्क भी बोलते हैं, और दूसरा होता है नॉन सिस्टमेटिक रिस्क। नॉन सिस्टमेटिक रिस्क इसको कंसेंट्रेशन रिस्क भी बोलते हैं। एक होता है नॉन सिस्टमेटिक रिस्क जिसको आप कंसेंट्रेशन रिस्क भी बोलते हैं। इसको हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। इसको हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन को फॉलो करके आप नॉन सिस्टमेटिक रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं, है ना। लेकिन सिस्टमेटिक रिस्क का आप कुछ नहीं कर सकते। जो जो फैक्टर जो सिस्टमेटिक रिस्क को मेजर करता है, उस फैक्टर को हम लोग बोलते हैं बीटा। यहाँ तक जो मैंने बोला, कोई डाउट है तो पूछे, है ना। तो बेसिकली आप जब भी सेंसेक्स या निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी जो है वो बेस्ट 50 कंपनियों का समूह है ना। और ऑल टुगेदर इन बेस्ट 50 कंपनियों को देख के आप मोटा मोटी एक मार्केट को समझ सकते हैं। वैसे ही जब आप सेंसेक्स की बात करते हैं, सेंसेक्स जो है वो आपका बेस्ट 30 कंपनियों का समूह है। और मोटा मोटी इन 30 कंपनियों का मूवमेंट देख के आप सेंसेक्स का वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं, ये सेंसेक्स का वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकते हैं। समझ में आया आप लोगों को? यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछिए। कोई कुछ पूछना चाहता है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है किसी के मन में, कृपया करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज किया जिसको बोलते हैं बीटा। बीटा क्या है, आपको थोड़ा जानकारी देता हूँ बीटा के बारे में। बीटा क्या है, बीटा एक फैक्टर है जो ये बताता है कि आपका स्टॉक मार्केट के टर्म में कितना सेंसिटिव है ना। तो आपको अगर ये समझना चाहिए कि जितने भी स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर आप ट्रेड करते हैं, ऐसा नहीं कि सब स्टॉक इक्वली रिस्की है ना। कुछ स्टॉक ज्यादा रिस्की होते हैं, कुछ स्टॉक कम रिस्की होता है। तो बीटा क्या है, बीटा इज द फैक्टर विच टॉक्स अबाउट द बीटा। बीटा क्या बताता है, बीटा टॉक्स अबाउट द सेंसिटिविटीनेस ऑफ द मूवमेंट ऑफ स्टॉक with respect to the with respect to the movement in market, with respect to the movement in market। मतलब मार्केट के टर्म में आपका स्टॉक कितना सेंसिटिव है वो आपका बीटा बताता है ना। आपका स्टॉक बीटा यही बताता है कि आपका स्टॉक कितना सेंसिटिव है सर मार्केट के टर्म में, है ना। आप समझिए बात को कि ऐसा नहीं कि आज निफ्टी चढ़ा है 1%, अगर आज निफ्टी चढ़ा है, ऐसा नहीं कि पूरा स्टॉक आज 1% चढ़ा होगा। अगर आप एनएससी के ऊपर देखेंगे सर, अगर आप एनएससी के ऊपर देखेंगे तो लगभग 2700 कंपनियां आज ट्रेड हो रही थी, है ना। इनमें से कुछ कंपनियां आज चढ़ी हैं, कुछ कंपनियां गिरी हैं करके, है ना। तो मुझे ये जानना है मेरा जो भी स्टॉक है, मान लो कोल इंडिया है या बीपीसीएल है कि वेदांता है कि इंडाल्को है या इन्फोसिस है, मुझे ये जानना है मेरा जो स्टॉक है ना सर जिसमें मैंने निवेश किया है उस पे क्या असर हुआ बिकॉज ऑफ द इफेक्ट इन द मार्केट। मार्केट में जो भी हुआ उसका मेरे स्टॉक पे क्या असर हुआ, उस चीज के लिए आपको स्टॉक का बीटा आना चाहिए। ठीक है, बीटा क्या होता है, बीटा एक वैल्यू देता है ना। इट्स अ रिग्रेशन कोइफिशिएंट। बीटा क्या है, इट्स अ रिग्रेशन कोइफिशिएंट, है ना। अगर आप बचपन में आपने थोड़ा स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा तो वहां पे आपने को रिलेशन रिग्रेशन पढ़ा होगा। पता नहीं आपको याद है कि नहीं पता, मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा। तो उसके टर्म में अगर आप बात करेंगे तो बीटा, किसी भी स्टॉक का बीटा 1 से ज्यादा हो सकता है या बीटा 1 हो सकता है,
या किसी भी स्टॉक का बीटा 1 से कम हो सकता है। अगर किसी भी स्टॉक का बीटा 1 से कम है मतलब वो डिफेंसिव स्टॉक है। वो डिफेंसिव स्टॉक है मतलब उनमें ज्यादा मूवमेंट नहीं होता है ना। मार्केट में कुछ भी मूवमेंट और उनमें ज्यादा मूवमेंट नहीं होता। 1 से ज्यादा किसी का बीटा है तो मतलब वो एग्रेसिव स्टॉक्स है ना। इनमें बहुत मूवमेंट होता है ना। 1 मतलब कोई मतलब कोई चीज नहीं है मतलब काइंड ऑफ जो भी मार्केट में होगा सेम यहाँ भी होगा। समझ में आ रहा है ना। तो जैसे आप बीटा 1 से ज्यादा मतलब मान लीजिए बीटा, पहली बात बीटा अगर पॉजिटिव है, पहली बात समझो आप लोग मेरी, अ, अगर किसी भी स्टॉक का बीटा पॉजिटिव है, किसी भी स्टॉक का बीटा पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने का मतलब है कि जब आपका मार्केट चढ़ेगा तो स्टॉक भी चढ़ेगा। समझ में आ रहा है। बीटा पॉजिटिव है मतलब मार्केट चढ़ रहा है तो स्टॉक भी चढ़ रहा है ना। मार्केट गिर रहा है तो आपका स्टॉक भी गिर रहा है। बीटा पॉजिटिव है तो दोनों एक साथ चढ़ रहे हैं, दोनों एक साथ गिर रहे हैं। अगर किसी भी स्टॉक का अगर बीटा नेगेटिव है, किसी भी स्टॉक का बीटा नेगेटिव है, बीटा नेगेटिव है मतलब कि मार्केट चढ़ा लेकिन स्टॉक गिर गया, या मार्केट गिरा मतलब स्टॉक चढ़ गया, है ना, तो वो है। तो जो जिन जिन स्टॉक का बीटा 1 से ज्यादा है मतलब मान लो किसी स्टॉक का बीटा 1.6 है मतलब जब मार्केट आपका 10% चढ़ा था तो आपका स्टॉक 16% चढ़ गया। जब मार्केट जब आपका 10% गिरेगा तो आपका स्टॉक 16% गिर जाएगा। समझ में आ रहा है ना आपको। वही किसी स्टॉक का बीटा मान लीजिए 0.6 है। जनरली डिफेंसिव स्टॉक के अंदर आपके एफएमसीजी सेक्टर, आपके एफएमसीजी सेक्टर, आपके फार्मा सेक्टर, ये सब आपके लो बीटा स्टॉक्स में आएंगे। मान लो किसी स्टॉक का बीटा है 0.75, मतलब कि जब आपका मार्केट 10% चढ़ा था तो स्टॉक आपका सिर्फ 7.5% चढ़ा है ना। जब लेकिन जब आपका मार्केट 10% गिरेगा तो आपका स्टॉक भी 10% नहीं गिरेगा, सिर्फ 7.5% गिरेगा। तो डिफेंसिव स्टॉक ऐसे होते हैं जिनका मोर ऑफ लेस हमेशा डिमांड रहता है मार्केट में। एग्रेसिव स्टॉक्स मतलब अगर आप कोई रियल एस्टेट वाली कंपनी उठा लो या बैंकिंग वाले सेक्टर वाली कंपनी उठा लो, वो सब आपको एग्रेसिव स्टॉक्स के अंदर मिलेंगे जनरली। उनमें बहुत ज्यादा वोलिटिटी होता है। अगर किसी भी स्टॉक या मार्केट का अगर आपको वोलिटिटी चेक करना है तो आप वोलिटिटी इंडिया विक्स से चेक कर सकते हैं। इंडिया वीआईएक्स मतलब वोलिटिटी इंडेक्स, है ना। आप कभी भी या तो आप एनएससी के वेबसाइट में भी जाएंगे तो आपको वोलिटिटी दिख जाएगा। अगर आप एनएससी के अंदर भी जाएंगे तो आपको वोलिडिटी दिख जाएगा, है ना। या आप यहाँ पे चार्ट में भी डाल के विक्स डाल दोगे तो भी आपको दिख जाएगा कि विक्स कैसा था करके। वोलिडिटी कितना है, लगभग 13 से कम होना चाहिए वोलिडिटी का, है ना। तो आप देखो वोलिडिटी आज कुछ रहा ही नहीं था मार्केट में, है ना। जब भी हम चार्ट देखते हैं मतलब 15 मिनट का चार्ट देखते हैं, है ना? क्लियर आप लोग, समझ में आया यहाँ तक जो ही पढ़ाया मैंने। कोई डाउट है तो पूछिए आप लोग। तो आज के लिए इतना ही करते क्लास को और वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते, फिर नेक्स्ट सेशन में और इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू एवरीवन, है ना। ये वीडियो देखिए आप लोग, अपना कोई डाउट है डाउट पूछिए, है ना। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। इवन देन कोई डाउट रहता है तो डू लेट मी नो, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे।